गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो अपना टॉपिक चल रहा था अभिप्रेरणा। इसमें अभिप्रेरणा का सामान्य अर्थ हो गया, परिभाषा हो गई, इसकी विशेषताएं हो गई। आज अपना अगला टॉपिक है अभिप्रेरणा की आवश्यकता या इसके महत्व है। यानी एक संगठन में अभिप्रेरणा का जो कार्य है वो क्यों किया जाना आवश्यक है, क्या इसकी संगठन में उपयोगिता है, महत्व है, आवश्यकता है, आदि बिंदुओं का हम आज के अपने इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। तो अपने को पता है कि अभिप्रेरणा होती क्या है। यानी किसी भी कर्मचारी को उसके द्वारा दिए गए कार्यों को पूरा करने के लिए उसमें कार्य भावना का विकास करना, ये क्या कहा जाता है, अभिप्रेरणा कहा जाता है। कई जो प्रबंध शास्त्री हैं इन्होंने इसको इतना महत्वपूर्ण माना है कि जैसे प्रबंध के अन्य कार्य हैं नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, उसी प्रकार अभिप्रेरणा भी प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। और जो प्रबंध शास्त्री रेनिश लिकर्ट हुए हैं उन्होंने तो प्रबंध का हृदय भी इसे कहा है कि जो मोटिवेशन का कार्य है वो प्रबंध का हृदय है। हृदय अपना काम करना बंद कर दे तो पूरा शरीर वहीं रुक जाता है। उसी प्रकार यदि कर्मचारियों में प्रेरणा समाप्त हो जाती है तो संगठन का विकास, विस्तार, कार्य सब वहीं पर रुक जाते हैं। उसके बाद में आगे एक प्रबंध प्रमुख शास्त्री और हुए हैं एलन। इन्होंने कहा है कि अपर्याप्त अभिप्रेरित व्यक्ति यानी कर्मचारी एक सुदृढ़ संगठन का प्रभाव समाप्त कर देता है। कि संगठन चाहे अपन कितना भी बेहतर बना ले, कितने भी साधन ले आएँ, भौतिक साधन अपन एकत्रित कर लें, भूमि, भवन, मशीनें, पूंजी, कच्चा माल, लेकिन यदि हम अपने कर्मचारियों को अभिप्रेरित नहीं कर पाते हैं तो उनका संगठन में कोई अस्तित्व नहीं रहता, यानी वो फिर किसी काम के नहीं रहते। तो सबसे ज़रूरी है मानव कर्मचारी, और मानव कर्मचारी भी कैसे, अभिप्रेरित मानव कर्मचारियों का संगठन में होना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी संदर्भ में एक और प्रबंध प्रमुख शास्त्री हुए हैं क्लेरेंस फ्रांसिस। इन्होंने क्या कहा है कि आप किसी व्यक्ति का समय खरीद सकते हैं, आप किसी व्यक्ति की विशिष्ट स्थान पर शारीरिक उपस्थिति खरीद सकते हैं, किंतु आप किसी भी कर्मचारी का उत्साह, पहलपन या वफादारी नहीं खरीद सकते। यानी हम कर्मचारी तो एकत्रित कर सकते हैं, उन्हें काम पर लगा भी सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते, उनमें यदि कार्य भावना का उनने विकास नहीं किया, यानी उनमें कार्य भावना पैदा नहीं की, तो उनका संगठन में होना या न होना एक समान माना जाता है। इसी क्रम में आगे किसी प्रमुख प्रबंध शास्त्री ने कहा है कि प्रबंध कार्य में यदि अभिप्रेरणा है तो ही वो प्रबंध कार्य सफल माना जाएगा, वरना वो प्रबंध कार्य अपने लक्ष्यों तक प्राप्त नहीं कर सकता। इसी क्रम में जो इसके आवश्यकता या महत्व के बिंदु हैं उनको हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। देखो इसमें सबसे पहला बिंदु आता है निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक। कि निर्धारित लक्ष्य कि प्रत्येक संगठन के अपने पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों को पाने के लिए संगठन व्यवस्था, नियोजन, नीतियाँ आदि कार्य को किया जाता है। अब मान लो कर्मचारी यदि अभिप्रेरित नहीं है तो जैसा अपन ऊपर ने पढ़ा है कि हम क्या कर सकते हैं, उसे केवल काम पर लगा सकते हैं। उसका जो शरीर है वो अपन क्रय कर सकते हैं, उसका मन तो अपन क्रय नहीं कर सकते, उसे क्या कर सकते हैं, कार्यों के लिए अभिप्रेरित कर सकते हैं। तो यदि कर्मचारी मोटिवेटेड है यानी वो कार्य के प्रति सकारात्मक सोच के साथ कार्यों को पूरा करता है तो हम कह सकते हैं कि वो क्या कर पाएगा, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएगा। और जब कर्मचारी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं तो निश्चय ही अपन ये कह सकते हैं कि जो संगठन है वो भी अपने लक्ष्यों को आसानी से क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। किसी भी संस्था के निर्धारित लक्ष्यों उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरणा अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। यानी बिना अभिप्रेरणा के हम अपने लक्ष्यों को कभी भी क्या नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा होता है कार्य संतुष्टि में अभिवृद्धि। अब कार्य संतुष्टि से आशय है कि जो काम कर्मचारी को दिया जाए उस काम को वो कितना मन लगाकर पूरा करता है। अब मान लो वो मन लगा के काम पूरा नहीं कर पाता तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उसमें उस कार्य के प्रति रुचि
पैदा करनी पड़ेगी कि जब तक उसकी कार्य के प्रति रुचि नहीं होगी वो कार्यों को पूरा नहीं कर पाएगा, यानी उसका काम में मन ही नहीं होगा। अब अभिप्रेरणा वो माध्यम है जिसके द्वारा प्रबंधक किसी भी कर्मचारी में कार्य के प्रति रुचि पैदा कर सकते हैं। यदि कर्मचारी में कार्य के प्रति रुचि जागृत नहीं की जाएगी तो वह कार्य के प्रति उत्साहित नहीं होगा और अपने जो व्यक्तिगत कार्य उद्देश्य हैं वो उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेगा, न कि संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वो प्रयत्न करेगा। तो जब तक वो संतुष्ट है यानी अभिप्रेत है तभी तक वो संगठन के हित में काम करेगा, अन्यथा उसका संगठन से कोई हित नहीं होगा। तीसरा, संसाधनों का सदुपयोग। कि पहले भी अपन ने पढ़ा है कि प्रत्येक संगठन में दो तरह के जो साधन हैं वो पाए जाते हैं। भौतिक साधन जैसे भूमि, भवन, मशीनें, कच्चा माल, उपकरण आदि। दूसरी मानवीय। अब देखो कोई भी भौतिक साधन है वो स्वतः ही कार्यशील नहीं होते, यानी अपन ने मशीनें ले आई वो मशीनें अपने आप उत्पादन नहीं करेंगी। कच्चा माल ले आया वो कच्चा माल अपने आप प्रोसेस करके तैयार माल में परिवर्तित नहीं होगा। उन जो भी अपने पास संगठन में साधन हैं उन साधनों का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? कर्मचारियों के द्वारा उनका उपयोग किया जाता है। मान लो अपने पास कर्मचारी हैं और वो अभिप्रेरित नहीं है तो अपन उनको चाहे कितने भी बेहतर साधन, कार्य दशाएँ, मशीनें, कच्चा माल, उपकरण अच्छे उनको अपन उपलब्ध करवा सकते हैं, फिर भी वो क्या करेंगे, उनकी जो श्रेष्ठता है उसको शून्य स्तर पर ले आएंगे, यानी वो उनसे जितना प्रोडक्शन या जितना लाभ अपने को मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसे में उन साधनों की संगठन के लिए कोई महत्व या उपयोगिता नहीं बचेगी, क्योंकि वो संगठन के लिए क्या होंगे? शून्य के समान होंगे। जब शून्य से अपन कार्य करेंगे तो कार्य का परिणाम भी अपने को क्या मिलेगा? शून्य ही प्राप्त होगा। अतः कर्मचारियों को अभिप्रेरित करके उसके व्यक्तिगत हितों की स्थान पर उसको इस प्रकार अभिप्रेरित किया जाना चाहिए कि वो संगठन के हितों को ध्यान में रखकर अपने कार्यों को पूरा करे। उसका देखो 5वां बिंदु आता है मनोबल में वृद्धि। अब मनोबल से आशय है काम करने की इच्छा से। अब मान लो यदि उसमें काम करने की इच्छा नहीं है तो अपन क्या कर सकते हैं? उसके लिए बेहतर से बेहतर साधनों की व्यवस्था कर सकते हैं, फिर भी वो क्या करेगा? अपने को सकारात्मक परिणाम प्राप्त करके नहीं देगा। तो इसे क्या करना चाहिए अपने को? उसे इस प्रकार अभिप्रेरित करना चाहिए कि जिसे उसे मानसिक संतुष्टि प्राप्त हो। अब जब मानसिक संतुष्टि उसे प्राप्त होगी तो जो संगठन है उसके नियम, नीतियाँ, वातावरण स्वतः ही उसके अनुकूल बन जाती है। अब संगठन का वातावरण कर्मचारी के लिए अनुकूल है तो वो स्वतः ही कार्यों के लिए क्या होगा? अभिप्रेरित होगा, क्योंकि उस वातावरण से उसके मनोबल में क्या होगी? अपने आप वृद्धि होगी। और जब उसके मनोबल में वृद्धि होगी तो वो एक सकारात्मक सोच के साथ क्या करेगा? अपने कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेगा। अगला है अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण। अब श्रम संबंध क्या होते हैं कि संगठन में जो कार्य के वातावरण है, दशाएं हैं, उनको अपन क्या कह सकते हैं? श्रम संबंध कह सकते हैं। अब अभिप्रेरणा अपने को ये बताती है कि जो एक कर्मचारी है वो स्वभाव से क्या है? एक मानव है, अतः उसके साथ अपने को क्या करना चाहिए? मानवीय व्यवहार करना चाहिए। यानी उसे अपने मशीन की भांति यदि ट्रीट करेंगे तो वह कार्य भी उसी प्रकार करेगा और उसमें कार्य के प्रति धीरे धीरे नकारात्मक सोच आने लग जाएगी। तो उसे चाहिए कि वो क्या करे? एक सकारात्मक सोच के साथ कार्यों को पूरा करे। अभिप्रेरणा से कर्मचारियों के मध्य आपसी सहयोग और विश्वास पैदा होता है और उस विश्वास या आपसी सहयोग के परिणाम स्वरूप कर्मचारियों की शिकायतें, उनमें कार्य के प्रति नकारात्मकता, हताशा, हड़ताल, तालाबंदी आदि जो कार्य हैं उन कार्यों में कमी आती है और धीरे धीरे एक संगठन में सकारात्मक माहौल बनता है और संगठन में अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण होता है। अगला आता है कर्मचारी अनुपस्थिति एवं आवर्तन दर में कमी। आवर्तन दर से आशय है कि कर्मचारी यदि बार बार में संगठन छोड़ के जाएंगे तो जो नया कर्मचारी आता है उसे पहले के कई दिनों, हफ्तों, महीनों में संगठन के कार्य, निर्माण प्रक्रिया, विधि, नियम, नीतियाँ, कर्मचारी, प्रबंधक आदि को समझने में टाइम लगता है।
और यदि कर्मचारी अभिप्रेरित है तो वो क्या करेगा, लगातार उसी संगठन में काम करता रहेगा, उसे रोज़ कार्य पर आने का मन करेगा, जिससे उसकी जो अनुपस्थिति की दर है वो कम होगी। और जब कर्मचारी लगातार संगठन में आएगा, मन लगा के काम करेगा, तो निश्चय ही वो आसानी से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत यदि कर्मचारी में अभिप्रेरणा की कमी है तो संगठन का चाहे माहौल कैसा भी हो, कैसा भी उसका वातावरण हो, वो काम से जी चुराएगा, संगठन में आने का उसका मन नहीं होगा, यानी काम से बचने के वो बहाने ढूंढेगा। तो ऐसे में कर्मचारी या प्रबंधकों को क्या चाहिए कि वो जितने भी कर्मचारी हैं उनको सकारात्मक रूप से मोटिवेट यानी अभिप्रेरित करने का प्रयास करे, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अनुपस्थिति और आवर्तन यानी काम छोड़कर जाने की जो दर है उस दर में किसी भी प्रकार से कमी लाई जा सके। तो ये इसका अगला महत्व या आवश्यकता है। उसके बाद में है प्रबंधकीय कार्यों का आधार। कि अपन ने पीछे पढ़ा है कि प्रमुख जो प्रबंध शास्त्री उन्होंने क्या कहा है कि प्रबंध का हृदय अभिप्रेरणा का कार्य है। तो इसी प्रकार प्रबंध के जो अन्य कार्य हैं जैसे नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, नियंत्रण आदि को पूरा करने के लिए भी अभिप्रेरणा की आवश्यकता है। यानी संगठन का कोई भी काम हो, यदि वो अभिप्रेरणा के अभाव में किया जाए तो निश्चय ही जो संगठन के उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, वो नकारात्मक उद्देश्यों के साथ अपने को प्राप्त होंगे, है ना। इसी संबंध में जो प्रमुख प्रबंध शास्त्री ब्रीच हैं उन्होंने कहा अभिप्रेरण की समस्या प्रबंध कार्यवाही की कुंजी है। यानी ऐसी कुंजी जिसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, प्रबंध के कार्यों को आसानी से ओपन कर सकते हैं। और वो ओपन कैसे होंगे, जब उनमें प्रबंधकीय गुणों के साथ साथ प्रबंध के नियम, नीतियाँ, कार्यविधियाँ, अभिप्रेरण, नियोजन, नियुक्तिकरण के साथ साथ अभिप्रेरणा का तत्व भी आवश्यक रूप से पाया जाए। उसके बाद में अगला है परिवर्तनों में सुविधा। अब परिवर्तनों से आशय जो नियम, नीतियाँ, कार्यविधि, तकनीक, पद्धति, उनमें जो बदलाव समय समय पर किए जाते हैं उन बदलावों से है कि सामान्यतः परिवर्तन का नाम सुनते ही कर्मचारियों में नकारात्मकता का विकास होता है। इस नकारात्मकता के कारण संगठन में विरोध बढ़ते हैं और विरोध से कार्यों में रुकावट आती है। और यदि कर्मचारी अभिप्रेरित हैं, यानी किसी भी प्रकार से अपन ने उनको अभिप्रेरित या मोटिवेट कर लिया, तो संगठन में जो भी बदलाव हो रहे हैं उन बदलावों का कर्मचारियों के कार्य वातावरण या कार्य प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो सकारात्मकता के साथ अपने कार्यों को आगे आगे पूरा करते रहेंगे। उसके बाद में अगला है समूह भावना का विकास। समूह भावना से आशय है आपस में मिलकर एक साथ कार्य करने से। अब जब कर्मचारी अभिप्रेरित हैं तो वो निश्चय ही एक दूसरे के कार्यों में क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। और इन सहयोग से ही उनमें क्या होगा, व्यक्तिगत जो अभिरुचि है उसका विकास होगा। सब मिलकर सहयोग करेंगे और आसानी से एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हुए लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होंगे। उसके बाद में अगला है संस्था की ख्याति में वृद्धि। अब जब कर्मचारी अभिप्रेरित है, कर्मचारी संगठन से संतुष्ट है, तो वो संगठन के अंदर तथा बाहर दोनों जगह क्या करेगा, संगठन के बारे में अच्छा सोचेगा, अच्छा बताएगा, अच्छा व्यवहार करेगा, अन्य लोगों से भी संगठन की प्रशंसा करेगा। अब यदि कर्मचारी अभिप्रेरित नहीं है तो वो इसके विपरीत कार्य जहाँ कर रहा है वही क्या करेगा, उस कार्यस्थल की बुराई करेगा। तो कर्मचारियों को चाहिए कि वो कर्मचारियों को समय पर मोटिवेट करते रहें और जिससे संगठन की जो संस्था की ख्याति है उस ख्याति में निरंतर वृद्धि होती रहे। और अगला है व्यवहारिक प्रबंध की कुंजी। कि ऊपर पढ़ा है कि ब्रीच ने क्या कहा कि प्रेरणा व्यवहारिक प्रबंध की कुंजी है। एक निष्पादित रूप में प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। और जितने भी अपन इसके अलावा कार्य मानते हैं, नियोजन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, संगठन, नियंत्रण, समन्वय, परिवहन, उन सब में भी क्या होता है, अभिप्रेरणा का तत्व आवश्यक रूप से पाया जाता है। संगठन का कोई भी कार्य है वो बिना अभिप्रेरणा के पूरा नहीं हो सकता। तो ये आज का अपना एक सिंपल सा छोटा सा टॉपिक था, अभिप्रेरणा का महत्व या आवश्यकताएं जो अपन ने अध्ययन किया है। आप इसे पढ़ें, समझें। कोई क्वेरी हो तो आप इसके संबंध में मुझसे ऑनलाइन या कॉल पर अपनी शिकायतें पूछ सकते हैं, उनके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।